हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में। देखो, आज का जो क्वेश्चन है, क्या डिस्कस करेंगे इसमें? हम डिस्कस करेंगे आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन हिमाचल प्रदेश, या इस तरीके का क्वेश्चन है ये। देखो, क्वेश्चन या इस तरीके का कॉन्सेप्ट बना था कि आप क्या करो, क्रिटिकली इवेलुएट करो द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन हिमाचल प्रदेश। कि हिमाचल प्रदेश में जो आरटीआई जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसके क्या क्या क्रिटिकल एनालिसिस है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस मतलब क्या क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हमने इसको एनालाइज करना है, बट एक क्रिटिकल तरीके से इसको हमने क्या करना है, एनालाइज करना है। इसकी नेगेटिविटी को भी साथ में बताते चलना है। तो सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को समझते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है क्या। देखो, आप सभी को ही पता है कि आरटीआई एक्ट 2005 या आरटीआई एक्ट केम इनटू इंडिया 2005 एज आरटीआई एक्ट 2005, या तो एज आरटीआई एक्ट 2005 किस तरीके से आया था। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तरीके से इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इन विच इसमें होता क्या है, हमारे पास पब्लिक हैव द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नेंस। ठीक है, कि गवर्नेंस की क्या कर सकते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट इन सम केसेस होता क्या है, गवर्नेंस यहाँ पर डिनाई कर देती है इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या रिप्लाई दिया जाता है कि दिस इज द कॉन्फिडेंशियल मैटर एंड वी कैन नॉट डिस्क्लोज दिस। ठीक है, कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज आर कॉन्फिडेंशियल मैटर ऑफ द स्टेट एंड वी हैव अ सिक्योरिटी कंसर्न, दैट्स वाई वी डोंट डिस्क्लोज दिस। ठीक है, कि हम इसको इस तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बट इस आरटीआई एक्ट 2005 में क्या कहा गया कि आपके पास क्या है, पब्लिक के पास एक्सेस है कि आप क्या करो, आपके पास क्या कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, ले सकते हो फ्रॉम द गवर्नेंस विद इन 13 डेज, मतलब 30 डेज, 30 दिन। तो आप जब भी आप आरटीआई एक्ट डालोगे या आरटीआई अपनी डालोगे, तो 30 दिन के अंदर आपको क्या मिल जाता है, उसका आंसर यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप आंसर नहीं, अगर आपको मिलता है, तो आप फिर से एक आरटीआई यहाँ पर डाल सकते हो कि क्यों यहाँ पर मेरे को आंसर नहीं दिया गया। तो फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा कि हाँ, इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, या इस तरीके का अभी हमारा कुछ डिले चल रहा है। तो देन उन्हीं का रिप्लाई बाद में देखा जाएगा। ठीक है, बट ऑल ओवर ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, इंपावर्स करता है सिटीजन्स को टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, कि आपके पास इंपावर मतलब एक आपके पास शक्ति प्रोवाइड करता है, इंपावर करता है, इंपावर द सिटीजन टू, किसके लिए, आपके पास इंपावर द सिटीजन टू क्या करने के लिए, टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज मतलब सरकारी जो चीजें होती हैं जिसको हम पब्लिक अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। ये अभी हम इसको समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन का पोर्शन। बाद में क्रिटिकल एनालिसिस का देखेंगे कि क्या क्या इसकी है या क्या क्या नहीं है। देखो, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस, क्या क्या ये काम करता है। देखो, ये प्रमोट करता है, क्या क्या प्रमोट करता है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट प्रमोट द गवर्नेंस एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि हमारे पास क्या रहे, इसकी ट्रांसपेरेंसी है ना, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की रहे, और साथ साथ में क्या रहे, इसकी अकाउंटेबिलिटी बिफोर द पब्लिक, की जनता के सामने हमारे पास क्या रहे, अकाउंटेबल रहे, उत्तरदायित्व रहे सरकार हमारे पास। ठीक है, इस आरटीआई एक्ट के थ्रू विद अ मैंडेटरी रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 30 डेज। ठीक है, कि मैंडेटरी टाइम कितना दिया जाता है, 30 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया है। डिस्पाइट चैलेंजेस, इस चैलेंजेस के बावजूद, लाइक जैसे क्या क्या चैलेंजेस है, डिलेज, डिले हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब डिलेज मैंने आपको बता दी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा इसको डिले किया जाता है कि टाइम पे उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उनको टाइम लग जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। ठीक है, वो भी तो किसी न किसी से इंफॉर्मेशन लेंगे। देन हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस, जो हमारे पास रूरल एरिया या कुछ अर्बन एरिया ऐसे हैं जिनको आरटीआई एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से वो आरटीआई एक्ट को यूज ही नहीं कर पाते हैं। बट ऑल ओवर इट कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द करप्शन एंड द improving the public participation। ठीक है, और बट ऑल ओवर इट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, क्या करता है, इट एनहांस द अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये भारत सरकार या हिमाचल सरकार की या किसी भी सरकार की क्या करता है, ये पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और उसको क्या बनाता है, ये उत्तरदायित्व ये सरकार को यहाँ पर ये बनाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं क्या 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 चीज़ें इसकी पॉजिटिव हैं। तो पहले मैंने क्या बताया, इट इनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, द आरटीआई एक्ट हैज इनहांस द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एंड एम्पावर्ड द सिटीजन्स टू गेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। और साथ में क्या बोलता है ये कि एम्पावर करता है सिटीजन को टू एक्सेस या टू गेन, ठीक है, टू एक्सेस बोल दो या तो टू गेन बोल दो, इंफॉर्मेशन ऑन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी या तो फ्रॉम द गवर्नमेंट, की सरकार से क्या कर सकता है ये अपनी इंफॉर्मेशन यहां पर ले सकते हैं लोकल जनता। सिटीजन एम्पावरमेंट, ठीक है, नॉर्मली सी बात है, सिटीजन्स को क्या करता है ये एम्पावर्ड करता है। सिटीजन हैव एक्टिवली यूज्ड आरटीआई, ठीक है, सिटीजन क्या कर सकते हैं, यूज्ड आरटीआई या सिटीजन्स यूज्ड आरटीआई टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन द पब्लिक सर्विस एंड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक, कि पब्लिक सॉरी आपके पास गवर्नमेंट किस किस पे कहां पर पैसा खर्च कर रही है और कहां कहां पर क्या कर रही है, ये अपनी सर्विसेज को दे रही है सरकार, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर क्या कर सकते हैं ये जान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, देखो ये इंप्रूव्ड कर सकती है गवर्नेंस को, ठीक है, थ्रू द आरटीआई एक्ट। हमारे पास सिटीजन्स क्या करते हैं, सिटीजन्स हैज पावर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, कि पब्लिक अथॉरिटी से क्या कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड पब्लिक अथॉरिटीज आर बिकमिंग मोर अकाउंटेबल ड्यू टू द डिमांड ऑफ द टाइमली रिस्पॉन्स टू द आरटीआई क्वेरीज, ठीक है, कि ये इससे होगा क्या, इम्प्रूव्ड होगी, क्या इम्प्रूव्ड होगी गवर्नेंस, यहाँ पर इम्प्रूव्ड होगी। बट दिक्कत ये है अब क्रिटिकल, ठीक है, कि चैलेंजेस हैं क्या, दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, ये सारी की सारी बातें अच्छी हैं बट चैलेंजेस हैं कहाँ पर। देखो सबसे बड़ा चैलेंज है कहाँ पर, डिलेड रिस्पॉन्स। Many RTI application face delays due to the bureaucratic insufficiency and authorities often miss the legal deadline, ठीक है। होता क्या है आपके पास कि जो अथॉरिटी है, जो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने इस आरटीआई का रिप्लाई करना होता है, तो होता क्या है कि इनकी ही सफिशिएंसी नहीं है, मतलब ये लोग हैं ही नहीं, तो रिप्लाई कौन करेगा। तो मैनी आरटीआई जो एप्लीकेशंस होती है ना, फेस करती हैं डिले ड्यू टू द ब्यूरोक्रेटिक इनसफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं है, ठीक है, सरकार के पास ब्यूरोक्रेट्स नहीं है तो रिप्लाई करने वाला है ही नहीं कोई। एंड अथॉरिटीज ऑफ्टन मिस द आपके पास क्या लीगल डेडलाइन, ठीक है, कि जो अथॉरिटीज होती हैं कई बार क्या कर लेती हैं, इस डेडलाइन का गलत यूज भी करती हैं कि 30 दिन में नहीं हम रिप्लाई करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बाद में कर देंगे। इसमें कोई आपके पास कानूनी कार्रवाई तो होगी नहीं कि 30 दिन के अंदर ही करना है, मतलब एक मैंडेटरी होता है, बट बाद में उनको रिप्लाई करके वो चल पड़ता है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत है किस बात की, डिलेड रिस्पॉन्स की, कि बिकॉज ऑफ मैनी आरटीआई एप्लीकेशन फेसेस द डिलेड बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंसी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास बात है लैक ऑफ ट्रेनिंग, जो हमारे पास आरटीआई को जो संभाल रहे हैं ना, उनके पास ट्रेनिंग है ही नहीं, ठीक है। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो ए कंसर्न ऑफ द आरटीआई, क्या इसके बारे में, आरटीआई इंफॉर्मेशन के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल लैक प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन हैंडलिंग आरटीआई एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमारे पास आरटीआई एप्लीकेशन दूसरी क्या फेस चैलेंजेस करती है कि आरटीआई एप्लीकेशन फेसेस चैलेंजेस ऑफ द लैक ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स या द लैक ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द अथॉरिटीज, की जो अथॉरिटीज उसको आगे एग्जीक्यूट करेगी उनके पास ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। देन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात, हरासमेंट एंड करप्शन, ठीक है। देखो हरासमेंट एंड करप्शन, ये अगर पॉइंट लिख दोगे मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो आरटीआई एक्टिविस्ट हैव फेस्ड हरासमेंट या आरटीआई पटिशनर हैव फेस्ड हरासमेंट। मान लो किसी के बारे में, पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में हमने किसी के बारे में बात कह दी, तो पॉलिटिकल पार्टी दूसरे दिन आके घर में बैठ जाती है, तो हरासमेंट के केसेस यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आरटीआई जो पेटिशनर होते हैं ना, ऑल्सो या ऑफ्टन फेस द हरासमेंट केसेस एंड मिसयूज ऑफ आरटीआई पर्सनल और पॉलिटिकल पर्सन रिमेन्स अ कंसर्न। मतलब देखो पहली बात तो क्या किया उसने, जो आरटीआई का जो पेटिशनर है ऑफ्टन फेस्ड आपके पास क्या, हरासमेंट एंड मिसयूज ऑफ आरटीआई फॉर पर्सनल। कई बार लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास किसी दूसरे को डिफेम करने के लिए आरटीआई का यूज कर लेते हैं, और पॉलिटिकल पर्पस रिमेन्स अ कंसर्न। और सबसे बड़ी दिक्कत है क्या, पॉलिटिकल पर्पस की, पॉलिटिकल पर्पस के लिए क्या किया जाता है, इसको
इशू किया मतलब यूज किया जाता है, दैट इज द अनदर कंसर्न ऑफ द आरटीआई। हमारे पास सेकंड दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, लिमिटेड अवेयरनेस। ठीक है, कि जो रूरल एरिया के जो लोग हैं वो हमारे पास क्या है, अवेयर है ही नहीं कि आरटीआई होती क्या है। मैनी अर्बन एरिया के जो पीपल्स होते हैं डज नॉट, या है ना, कि हमारे पास वो अवेयर नहीं है कि आरटीआई के एक्ट को कैसे हम क्या करें, यूज करें। तो डिस्पाइट एफर्ट मैनी रूरल सिटीजन्स आर अनअवेयर ऑफ द आरटीआई एक्ट एज वेल एज द सम अर्बन एरिया पीपल। ठीक है, तो मैनी रूरल सिटीजन्स आर अनअवेयर ऑफ द आरटीआई एक्ट। ठीक है, कि बहुत ज्यादा लोग क्या है रूरल एरिया से या तो शहरों के एरिया से क्या है, अनअवेयर हैं ऑफ द आरटीआई एक्ट और लिमिटेड इट्स रीच। और यही क्या करता है, इसकी लिमिट को जो रीच है इसकी यहाँ पे लिमिट को रोकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रूरल एरिया है, लैक ऑफ द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू एफेक्टिवली प्रोसेस द आरटीआई रिक्वेस्ट। की वो आरटीआई रिक्वेस्ट कहाँ पर डाले, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना अच्छे साइबर कैफेज हैं, ना उनको गाइड करने वाला कोई है। ठीक है, तो लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, ये भी हमारे पास क्या बन सकता है, यहाँ पर एक एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिल सकता है आरटीआई एक्ट का। ऑल ओवर अगर हम बात करें कि आरटीआई एक्ट से कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं, देखो, व्हाइल आरटीआई हैज ब्रॉट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द हिमाचल प्रदेश बट डिलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड चैलेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर्ड इट्स फुल इफेक्टिवनेस। ठीक है, कि हालांकि हमें पता है कि आरटीआई एक्ट क्या करता है, आरटीआई एक्ट क्या करता है, ब्रॉट लाता है हमारे पास transparency and accountability of the government, but delays, lack of awareness and proper infrastructure become the awareness and infrastructure hinders it full effectiveness। की क्या कर सकता है, इसकी full effectiveness को यहाँ पर ये रोक सकता है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक अवेयरनेस आर नीडेड टू बेटर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हमें क्या जरूरत है, वी हैव required improvements in training, infrastructure, public awareness and needed for the better implementation। किस तरीके से इसको क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाए। ठीक है, तो ये था सेशन हिमाचल गए आरटीआई एक्ट का। देखो, ऐसे ही कस्टम्स या ऐसा ही टॉपिक आपने सुना होगा कि देखो ये हमारे पास कुछ लैगिंग को यहाँ पर बताता है। तो देखो, ये कुछ लैग के मेरे को हिस्ट्री का कुछ यहाँ पर याद आ रहा है, तो मैं आपको ना एक बार वो रिवाइज करवा देता हूँ कॉन्सेप्ट। आपके अलाइड के लिए, मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहने वाला है। देखो, आरटीआई एक्ट की तरह ही है यहाँ पर, लैक ऑफ एजुकेशन की तरह एक हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। आप आई होप आपने सबने देखा होगा, रीत, भेंट और बेगार। ठीक है, हम पहले बात कर चुके हैं बट इसको हम अब एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो, एग्जामिनर यही चाहता है कि आप कितनी बार एक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, 100 टाइम, 200 टाइम, 300 टाइम। जितनी बार उसको आप रिवाइज करोगे उतने ही दिमाग में आपके छपते जाएंगी वो बातें, तभी आप अच्छे से रिटन लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को अच्छे से राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो बीच में कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो पहले बात करते हैं रीत के बारे में, फिर बात समझेंगे हमारे पास भेंट के बारे में, फिर बिगाड़ के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि रीत वॉज द मैरिज कस्टम। ठीक है, कि रीत वॉज द मैरिज कस्टम मोस्ट प्रिवेलेंट इन शिमला हिल एरियाज। ठीक है, ये शिमला हिली एरियाज, कहाँ पर ये फेमस था, शिमला के हिल एरियाज में क्या था ये फेमस था, क्या, रीत। ठीक है, ये रीत था क्या, रीत वाज द मैरिज कस्टम, का मैरिज कस्टम था। कहाँ पर प्रेवलेंट था, मोस्ट प्रेवलेंट इन शिमला हिल एरियाज। कहाँ पर ये फेमस था, शिमला के ये हिल एरिया में यहाँ पर क्या था, ये फेमस था। ठीक है जी, आपने ये ज़रूर यहाँ पर बात याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और एचएस जैसे में जहाँ पर सिलेबस डिफाइन होता है, या आपके पास जहाँ पर अलाइड वगैरह का तो नहीं देखा हुआ है मैंने, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस जो होता है वहाँ पर ये डायरेक्ट टॉपिक दिए होते हैं, रीत भेगार और रीत भेंट और बेगार करके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं और अक्सर ही बनते हुए देखे हैं। ठीक है, तो रीत के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि रीत वाज द मैरिज कस्टम मोस्ट प्रिवेलेंट इन द शिमला हिल एरियाज। की कहाँ पर ये फेमस था, शिमला के हिल एरिया में फेमस था। ठीक है, होता क्या था, इन विच फर्स्ट हस्बैंड्स वाइफ, है ना, इन विच, या ऐसे रख लो, इन विच क्या कर सकते हैं, वाइफ ऑफ द
फर्स्ट हस्बैंड, वाइफ ऑफ द फर्स्ट हस्बैंड wants to leave हर हाउस, ठीक है, हर हाउस, ठीक है, कि जब होता क्या था कि जब आपके पास, ठीक है, इफ वाइफ ऑफ द फर्स्ट हस्बैंड वांट्स टू लीव हर हाउस, ठीक है, एंड मैरी विद या मैरी अनदर पर्सन या मैरी अनदर मैन, ठीक है, तो जब क्या होता था, जो पहले एक हस्बैंड होता था उसकी जो वाइफ होती थी, अगर क्या करना चाहती थी, पहले हस्बैंड को छोड़ के अगर एंड मैरी विद अनदर मैन, दूसरे आदमी के साथ शादी करना चाहती थी, देन क्या होता था, फर्स्ट हस्बैंड चार्ज्ड सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, चार्ज्ड सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एंड दिस मनी, ठीक है, एंड दैट मनी है ना, मतलब उस टाइम पे की जो मनी होती थी, एंड दैट मनी वॉज नोन एज रीत मनी, ठीक है, या तो रीत मनी के नाम से इसको जानते थे, या तो रीत यहाँ पर पैसे के नाम से जानते थे। मतलब होता क्या था, देखो, जब एक लड़के ने यहाँ पर पहले शादी के लिए कुछ पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है, शादी के लिए यहाँ पे कुछ पैसा यहाँ पे खर्चा हुआ है, तो होगा क्या, इस शादी के खर्चे को क्या करने के लिए, आपके पास क्या करने के लिए, इसका ठीक है, इसको देखने के लिए क्या करते थे, मतलब मान लो ये एक लड़का लड़की ने शादी की, तो इस लड़के का यहाँ पर शादी के लिए जितना भी पैसा लगा, तो इस लड़की से क्या करता था, ये जब ये लड़की छोड़ के जाना चाहती थी तो इस लड़की से चार्ज करता था, और ये जो चार्ज होता था पहले इसके फादर देते थे, बाद में ये जो कस्टम बना वो क्या बना कि इसका जो दूसरा हस्बैंड होता था वो इसको पैसे, मतलब वो यहाँ पर इसका ये जो पहले शादी का खर्चा है, जो शादी में लगा हुआ है, गहने वगैरह में खरीदने में जो लगा हुआ है इस लड़के का, इसको ये क्या करते थे, पे ऑफ करते थे, ठीक है जी। तो हुआ क्या, पे ऑफ का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास, कि देखो पहले एक शादी हुई, बस उसका खर्चा क्या कर रही है, वापिस लौटा रही है, और इसी कस्टम को किस नाम से जानते थे, रीत कस्टम के नाम से जानते थे, और दैट वाज मोस्ट प्रेवलेंट इन द शिमला हिल एरियाज, ठीक है, याद रख लेना, इट वाज अबॉलिश्ड, ठीक है, इट वाज अबॉलिश्ड इन, या इट वाज अबॉलिश्ड ऑन 16th ऑफ जुलाई 1926, 16 जुलाई 1926 को क्या किया गया, इस कस्टम को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक आपने कस्टम जरूर सुना होगा भेंट के बारे में। अब देखो भेंट हमने पहले भी बात की हुई है, यहाँ पर मैं आपको एक बार और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ भेंट के बारे में, ठीक है। अब भेंट था क्या, याद रख लेना, भेंट था क्या, इट वॉज अ सोशल कस्टम, एक क्या था, इट वॉज अ सोशल कस्टम, ये भी एक सोशल कस्टम था, इन विच, ठीक है, इसमें होता क्या था, इन विच अपर क्लास ऑफ द हिल एरियाज, ठीक है, अपर क्लास ऑफ द हिल एरियाज एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड द लोअर क्लास, ठीक है, क्या करते थे इसमें, अपर हिल एरिया जो होते थे शिमला डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उस टाइम पे लाहौल स्पीति हो गया, चाहे ये चीनी तहसील, किन्नौर, ये सारा का सारा सोलन, ये शिमला में ही आता था, ठीक है। तो उस टाइम पे इस भेंट कस्टम पे क्या होता था कि जो अपर क्लास होती थी वो एक्सप्लॉइट करती थी, किसको एक्सप्लॉइट करती थी, लोअर क्लास को, विदाउट पेइंग एनी पेमेंट, ठीक है, विदाउट पेइंग एनी पेमेंट, कि किसी भी तरीके से यहाँ पर पेमेंट इनको नहीं दी जाती थी, विदाउट पेइंग एनी पेमेंट टू द लोअर क्लास, ठीक है। अब ये बात आपने यहाँ पर जरूर याद रखनी है भेंट के बारे में कि ये आपके पास कस्टम होता था। तो इसके बदले देखो, अब जब लोग जो लोअर क्लास हायर क्लास के लिए या राजाओं वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके बदले दिया क्या जाता था, देखो याद रख लेना, लेबर गेट्स, ठीक है, एक्सप्लॉइट तो करती थी, पैसा नहीं देती थी, बट कुछ ना कुछ तो देते थे। तो देते क्या थे, याद रख लेना कि लेबर्स को क्या मिलता था, लेबर्स को आपके पास क्या मिलता था, एक मिलता था हमारे पास क्या, 2 पीसीज ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, 2 पीसीज ऑफ क्लोथ्स है ना, आप 2 पीसीज ऑफ द क्लोथ, मतलब एक कपड़े के आपके पास दो जोड़ी कपड़े मिलते थे, ठीक है। एक मिलती थी आपके पास क्या, छक, ठीक है, छक क्या होती थी, फूड,
मतलब कुछ फूड मिलता था, छक का ना, छक बोलते थे फूड। छक का मतलब क्या होता है कि जो फूड होता है हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि जब धान को वो करते हैं, ठीक है, मतलब चावलों को जब उसको जब प्योरीफाई करते, प्योरीफाई नहीं, उसको जब फैन के आगे रख के जब उसको अलग करते हैं हवा के साथ, तो कुछ छक निकलती है, ठीक है, उस तरीके से वहाँ पे छक दी जाती थी। एंड देन साथ में क्या दिया जाता था, 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ द फूड क्रॉप, 1/10 ऑफ द फूड क्रॉप, जो हमारे पास फूड क्रॉप होती थी उसका 1/10वां हिस्सा, मतलब अगर 10 क्विंटल यहाँ पर अगर फूड हो रहा है तो 1 क्विंटल उस लोअर क्लास के बंदे को दिया जाता था। इसके बदले वो पूरे के पूरे अपर क्लास के क्या करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर संभालता था, घर को संभालता था, उसको बिल्कुल ऐसे स्लेव की तरह ये बिल्कुल बना के रखते थे, ठीक है। तो 2 पीसेज ऑफ क्लोथ्स, यहाँ 2 पीसेज ऑफ क्लोथ देते थे, छक देते थे जिसको हम फूड कहते हैं, और 1/10 ऑफ दी फूड क्रॉप्स, बट did not give any types of land rights, any types of लैंड राइट्स, किसी भी तरीके से जमीनी अधिकार नहीं देते थे, मतलब जमीन के मालिक यहाँ पर इनको नहीं बनाया जाता था, ठीक है। और याद रख लेना ये भी कस्टम को अबॉलिश किया गया था, इट वॉज अबॉलिश्ड, ठीक है, इट वॉज अबॉलिश्ड ऑन 24 अगस्त 1943, 24 अगस्त 1943 को क्या किया गया था, इसको यहाँ पर अबॉलिश्ड किया गया था। किस कस्टम को, भेंट कस्टम को यहाँ पर क्या किया गया था, अबॉलिश्ड किया गया था। क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। नेक्स्ट कस्टम और लास्ट कस्टम हमारे पास जो बचता है, बेगार, ठीक है। बेगार मतलब, बेगार हमने पहले भी बात की हुई है, इट इज ऑल्सो ए एक्सप्लॉइटेड कस्टम्स, it was also, ठीक है, it was also exploited custom in शिमला हिल एरियाज, ठीक है, इन शिमला हिल एरियाज, ठीक है, याद रख लेना, इन विच, ठीक है, इसमें भी क्या होता था, अपर क्लास, ठीक है, क्या करती थी, अपर क्लास एक्सप्लॉइटेड द लोअर क्लास विदाउट गिविंग एनी पेमेंट, किसी भी पैसा ना देकर क्या करती थी, सिमिलर जैसे भेड़ थी वैसे यहाँ पर बेगार था कि इसमें भी बिना किसी पैसे से एक्सप्लॉइट किया जाता था लोअर क्लास को। बट यहाँ पर देखो होता क्या था, बेगार कस्टम वॉज 2 टाइप्स, ठीक है, जो बेगार जो कस्टम था वो क्या था हमारे पास, 2 टाइप का, ठीक है। एक था हमारे पास थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, जिसमें थ्रू आउट द ईयर क्या करते थे, लोगों से आपके पास स्लेवरी करवाते थे, और एक होता था क्या, ऑन द ओकेजन, ठीक है, ऑन द ओकेजन, ठीक है। इसको देखो, इसका जो नाम है थ्रू आउट द ईयर, इसको हम कहते थे अनाथवार, है ना, अनथवार या अनाथवार बेगार, ठीक है, अनथवार बेगार। और इस दूसरे का नाम जो होता था उसको कहते थे हेली बेगार। अनाथवार बेगार और हेली बेगार जो पूरे के पूरे थ्रू आउट ईयर एक्सप्लॉइट करते थे, उसमें कहते थे आपके पास क्या, अनाथवार बेगार, और इसको कहते थे जो ऑन द ओकेजन आपके पास क्या, हेली बेगार। देखो इसमें इस आपके पास अनाथवार बेगार में क्या होता था, कुकिंग करवाते थे अपर क्लास के लोग लोअर क्लासेस से, ठीक है, राजघराने के लोग पेंटिंग्स करवाते थे, घर के काम, तीसरा स्वीपिंग का काम करवाते थे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या काम करवाते थे, लकड़ी वगैरह इकट्ठा काम करवाने का काम करते थे, वुड्स का काम यहाँ पर करवाते थे, वुड का काम करवाते थे, वुड, ठीक है, इस तरीके से मतलब जो रेगुलर काम होते हैं वो काम करवाते थे। और ये जो हमारे पास हेली बेगार जो होती थी ये सिर्फ ऑन द ओकेजन होती थी, जैसे बर्थडे में हो गया, बर्थडे का कोई काम कर रहा है, डेथ में जो आपके पास जितने भी काम होंगे, उसके बाद मैरिज में जो भी काम होंगे, मतलब ऑन द ओकेजन, मैरिज में टेंट लगाना है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, बर्तन साफ करने हैं, तो ये सारे के सारे किस में आते थे, हेली बेगार में आते थे, ठीक है। याद रख लेना इन 1921, अब इसकी हम अबॉलिशमेंट की बात करते हैं। इन 1921 सैमुअल इवान स्टॉक स्टार्टेड, ठीक है, सैमुअल इवान स्टॉक स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द
बेगार कस्टम, सैमुअल इवान स्टोक ने 1921 में क्या किया था, इस कस्टम, बेगार कस्टम के खिलाफ यहाँ पर क्या की थी, आवाज उठाई थी। और ऑन 24th of August 1943 दिस कस्टम या दैट कस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय, ठीक है, अबॉलिश्ड बाय, आपके पास क्या नाम था, इवान स्टोक नहीं था उनका नाम था, ठीक है, स्टोक्स करके ही नाम था, ठीक है, एक बार देख लेना क्या नाम था, ठीक है, यहाँ पर ये नाम आपके पास, ठीक है, कि जो अबॉलिश किया था इन्होंने, ठीक है, उनका नाम देख लेना एक बार, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर देख लेना, बस इतना सा भी लिख दोगे कि 1943 में ये अबॉलिश किया गया था, जब भेड़ को अबॉलिश किया गया था, ठीक है, यहाँ पर जो नाम था, ठीक है, चलो स्किप है दिमाग से, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे इसको, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये बता दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा हमने क्या किया। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।